हेलो बच्चों, शुरू करते हैं आज की क्लास। बच्चों, आज की क्लास में साउंड क्वालिटी आपको उतना ज़्यादा अच्छा नहीं मिलेगा आज कल परसों 3 दिन। उसका कारण है कि हम दोनों लोगों के जो माइक्स हैं वो एक साथ खराब हो गए। अब एक भी अगर बाकी बचा हो तो उसको हम यूज कर सकते थे, परंतु दोनों एक साथ खराब हुए हैं। इस कारण से जो साउंड क्वालिटी है अभी तक जैसा चल रहा था अब उतना अच्छा नहीं रहेगा 2-3 दिन के लिए, क्योंकि ऑर्डर कर दिया है। 2-3 दिन में वो आ पाएगा। 2-3 दिन तो लग ही जाते हैं आने में। ठीक है, तब तक के लिए आप थोड़ा सा फोकस करके बातों को सुने, क्योंकि थोड़ा हो सकता है कि आसपास की आवाज़ें भी इसमें रिसीव हो जाएं मोबाइल में। हालांकि मैंने फ़ैन ऑफ कर रखा है, तो अपना ईयरफोन भी आप यूज कर सकते हैं अगर आपको ज़्यादा क्लियर ना लग रहा हो, लेकिन सुनना सारी बातें इंपॉर्टेंट है। एक बच्चे ने एक सवाल पूछा, उसकी किताब में ये सवाल है, मेरी किताब में नहीं था। हालांकि मैंने जैसे कि मैंने बोल दिया था कि अगर आपकी किताब में कोई एक्स्ट्रा सवाल हो जो मेरी में नहीं है और आपको वो तंग कर रहा हो तो आप हमसे ज़रूर पूछिए। वो सवाल है ये कि हमारे पास एक चार्ज है प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, दो चार्जेस हैं, एक डाइपोल बना रहे हैं जो कि ऐसे रखे हैं 0 0 0 a एंड 0 0 माइनस a। तो ये कोऑर्डिनेट्स पर प्लस क्यू एंड माइनस क्यू दो चार्जेस रखे हुए हैं। बना लेते हैं। पहली बात तो एक्स वाई जेड यानी जेड एक्सिस पर दोनों चार्ज रखे हुए हैं, तो आप कैसे बनाएंगे? लेट्स कॉल दिस इज जेड एक्सिस, दिस इज अवर जेड एक्सिस एंड एक चार्ज आपका नेगेटिव जेड पे रखा हुआ है, इधर माइनस क्यू रखा हुआ है। ये ए दूरी है यहां से यहां तक, ये ऑरिजिन है। माइनस ए मतलब नेगेटिव जेड एक्सिस पर ए दूरी पर, और प्लस ए मतलब पॉजिटिव जेड एक्सिस पर ए दूरी पर एक चार्ज रखा है प्लस क्यू। लेट्स कॉल दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। ठीक है, सो एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस हमने आपके सामने बना दी। जेड का माइनस वाला भी बनाना है क्योंकि चार्ज जो है वो हमारा जेड एक्सिस के दोनों तरफ रखा है, ऑरिजिन के दोनों तरफ। सवाल यह है, फाइंड द पोटेंशियल एट एक्स वाई प्लेन। फाइंड द पोटेंशियल एट, फाइंड, आपकी किताब में होगा ये, पोटेंशियल एट एक्स वाई 0 यानी एक्स वाई प्लेन पर कहीं नहीं। इस प्रकार से कुछ लिखा हो, उसमें लिखा हुआ है एक्स वाई प्लेन पे कहीं नहीं। अब आप ये देखिए, एक्स ये जेड एक्सिस पर डाइपोल रखा हुआ है। अगर जेड एक्सिस पर डाइपोल रखा हुआ है तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों इस डाइपोल के परपेंडिकुलर होंगी। तो एक्स वाई प्लेन जो होगा, ये वाला प्लेन जो एक्स वाई प्लेन है और ये जेड एक्सिस पर रखा हुआ डाइपोल, एक्स वाई प्लेन जो होगा वो इक्वेटोरियल प्लेन है और उस पर कोई भी पॉइंट होगा इस प्लेन पर, ये एक्स वाई प्लेन पर, ठीक है, कोई भी पॉइंट होगा उसका पोटेंशियल 0 होगा। तो आंसर है इसका 0, क्योंकि इक्वेटोरियल प्लेन पर आ रहा है। और एक और पोटेंशियल निकालना है, फाइंड पोटेंशियल एट, इसका बी पार्ट जो है वो ये है, कुछ इस टाइप का 0 0 प्लस जेड। यहां पर भी आपको पोटेंशियल निकालना है। क्योंकि जो सवाल बच्चों ने हमें भेजा है वो सवाल इस मोबाइल के अंदर ही मौजूद है, तो मैं इस टाइम पूरे सवाल की लैंग्वेज नहीं पढ़ सकता। लेकिन हाँ, जब बच्चे ने भेजा तो मैंने उसको पूरा पढ़ा बाकायदा, और उस हिसाब से मैं आपको लैंग्वेज बता रहा हूं। ठीक है, इसको आप ध्यान से देखिए, कहां पर पोटेंशियल निकालना, एक्स वाई जेड, जेड एक्सिस पर आपको कोई एक पॉइंट है, वहां पर पोटेंशियल निकालना है जो कि यहां से जेड दूरी पर है। जेड दूरी पर है एक पॉइंट P, वहां पर पोटेंशियल निकालना है। तो पहला सवाल इक्वेटोरियल प्लेन का था, दूसरा सवाल एक्सियल लाइन का है। आपको पोटेंशियल एक्सियल लाइन पे निकालना है। पूछने का तरीका आप देखिए, 0 0 जेड, यानी ऑरिजिन से जेड दूरी पर एक पॉइंट मिलेगा, वहां पर आप इसका पोटेंशियल निकालिए। ये दूरी हम लोग r लेकर पूरा का पूरा डेरिवेशन किया हुआ है ना। एक r प्लस ए हो जाएगा P पॉइंट तक के लिए, एक हो जाएगा प्लस Q की दूरी हो जाएगी r माइनस ए। तो r की जगह यहाँ पर ये z दे दिया है, तो हम लोग बड़े आराम से निकाल सकते हैं इसको। ये सब मैं मिटा दूं, फालतू की एक्सिस सेकंड पार्ट के लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, माइनस का जो चार्ज है वो z प्लस ए दूरी पर है, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस का जो चार्ज है वो z माइनस ए दूरी पर है। प्लस वाला चार्ज जो है वो z माइनस ए दूरी पर है। आप लोग बहुत ध्यान से इस चीज को देखिए। मैं थोड़ा सा लाउडली बोल रहा हूं
क्योंकि मेरी आवाज़ के काफ़ी दूर माइक्रोफोन है फ़ोन में, इसलिए मुझे थोड़ा तेज़ बोलना पड़ रहा है, ठीक है। नॉर्मली माइक्रोफोन मेरे यहाँ पे लगा होता है, माइक्रोफोन का ही शॉर्ट फॉर्म होता है माइक तो उसमें कैप्चर होती है आराम से आवाज़। जेड माइनस से यहाँ से, जेड प्लस यहाँ से। अब क्या करें, v1 प्लस v2 कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। एक्सियल पॉइंट पर क्या पोटेंशियल होगा, पूछने का ढंग चेंज कर दिया, हालांकि चीज वही है, कुछ चेंज नहीं है। पहले ये लिख लीजिए जेड माइनस है, और फिर चूंकि ये प्लस का नहीं है माइनस का हो जाएगा, तो मैं माइनस में डायरेक्ट लिख दिया मैंने 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट q अपॉन जेड प्लस a। अब क्या करना है, आपको एलसीएम वगैरह लेना है और अपना डेरिवेशन कंप्लीट करना है एक्सियल लाइन का। कॉमन आ जाएगा q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अंदर आ जाएगा एलसीएम जेड माइनस a जेड प्लस a। आप जैसे ही इस सवाल को प्रोसीड करेंगे, बस r की जगह z आ गया है, वो पूरा का पूरा सेम है, और आपको इससे अंदाजा लग जाएगा कि बोर्ड कितना घुमाता है। वो डायरेक्टली नहीं पूछ रहा कि डाइपोल के एक्सियल लाइन पर पोटेंशियल निकालिए, वो इस तरह पूछ रहा है कि चार्जेस यहां पर रखे हुए हैं और 0,0,z पर आप पोटेंशियल निकालिए, जो कि एक्सियल लाइन है। ठीक है साहब, तो ये कल का जो बच्चे ने डाउट भेजा उसका ये सॉल्यूशन है, सिंपल सा, उसको आप पूरा कर सकते हैं, डेरिवेशन है। मैं कैपेसिटर पे आ जाता हूं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टॉपिक 2 1 मार्क्स क्वेश्चन, 1 नंबर के क्वेश्चन। मेरे साथ साथ ही आप लोग इसमें आगे बढ़ेंगे। मैं थोड़ा इसमें स्लो हो जाऊंगा क्योंकि लगभग मेरी किताब में ये 49 क्वेश्चंस हैं, 49 क्वेश्चन, और मैं थोड़ा धीरे धीरे कराऊंगा क्योंकि सारे के सारे नहीं, लेकिन मोस्टली क्वेश्चन बहुत सोचने वाले हैं। थिंकिंग एबिलिटी इसमें आपकी चेक हो सकती है। वाई डज, पहला सवाल चैप्टर नंबर 8 का है। वाई डज करंट इन स्टेडी स्टेट नॉट फ्लो इन कैपेसिटर अक्रॉस ए बैटरी। कैपेसिटर के अक्रॉस करंट फ्लो नहीं करता, जबकि थोड़ा सा चार्जिंग के टाइम। ये चैप्टर 8 का सवाल है, क्योंकि चैप्टर 8 जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, तो उसमें इसके बारे में ये दिया गया है। मैं इसको 7वें चैप्टर में भी बताऊंगा और 8वें चैप्टर में भी बताऊंगा। तो आप इस क्वेश्चन को, ये 2017 में क्वेश्चन आया है, घेरा लगा के लिख दीजिए चैप्टर 8। दूसरा सवाल, ग्राफ Q और V में बना हुआ है इस तरह का, A और B ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला ग्राफ बना हुआ है। द गिवन ग्राफ शोज द वेरिएशन ऑफ, किसका वेरिएशन, चार्ज वर्सेस पोटेंशियल डिफरेंस। चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस का वेरिएशन दिया है, चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस का। आप लोग जानते होंगे Q बराबर CV, Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, एंड C जो था वो हमारा कांस्टेंट था। इस तरह से हम लोगों ने लिखा था थ्योरी, अगर आपको याद हो तो Q इज इक्वल टू CV, C कांस्टेंट था, है ना। क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Q और V, इसलिए ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला ग्राफ बना हुआ है। और Q अपॉन V आपको क्या देगा, C देगा, यानी Q अपॉन B, यानी Q और V का स्लोप आपको C दे देगा। इसका स्लोप आपको क्या दे देगा, कैपेसिटेंस देगा। इस ग्राफ का स्लोप, इसका स्लोप कम है, यानी ये कम कैपेसिटर है, लो कैपेसिटेंस वाले कैपेसिटर को देख के बनाया गया है। और इसका स्लोप ज्यादा है, यानी इस ग्राफ से हाई कैपेसिटेंस की वैल्यू निकल रही है। क्वेश्चन ये है, गिवन ग्राफ शोज द वेरिएशन ऑफ Q वर्सेस पोटेंशियल डिफरेंस V ऑफ टू कैपेसिटर C1 एंड C2। ये ग्राफ दो कैपेसिटर का बनाया गया है, हमें भी पता है। A का स्लोप ज्यादा है, तो A एक हाई वैल्यू का कैपेसिटर है, जबकि V लो वैल्यू का कैपेसिटर है, क्योंकि इसका स्लोप कम है। जैसे जैसे ऐसे बढ़ेंगे तो स्लोप बढ़ता है ना। tan थीटा से स्लोप निकाल लेते हैं, लेकिन निकालना नहीं है यहाँ पर, क्योंकि कोई वैल्यूज नहीं दी गई है y और x एक्सिस पर, बस कॉमन सेंस से आंसर बताना है। बोथ द कैपेसिटर्स हैव सेम प्लेट सेपरेशन। C1 C2 दो कैपेसिटर हैं, दोनों कैपेसिटर का प्लेट का सेपरेशन सेम है, बट एरिया ऑफ C2 इज ग्रेटर देन C1। यानी कैपेसिटेंस जो होता है A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, कह रहे हैं ये तो सेम है, D भी सेम है दोनों का, बस C2 का जो एरिया है वो ज्यादा है। तो विच लाइन करस्पॉन्ड टू C1, तो C1 की लाइन बताइए। तो ये लाइन आपकी C1 की हो गई, ये लाइन आपकी C2 की हो गई, क्योंकि साहब आपने बताया है कि C2 का एरिया ज्यादा है। अगर C2 का एरिया ज्यादा हो गया C1 से, तो C2 का कैपेसिटेंस भी ज्यादा होगा, और C1 का कैपेसिटेंस कम होगा। तो कम कैपेसिटेंस ये है, ज्यादा कैपेसिटेंस वाली लाइन ये है, क्योंकि इसका स्लोप कम है, इसका स्लोप ज्यादा है, इसलिए C1 कम कैपेसिटेंस है, जो कि B वाली लाइन उसको इंडिकेट कर रही है। उम्मीद है आपको ये सवाल समझ आया होगा। हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं।
सभी लोग अपनी तरफ से पूरा मेहनत करें। चलिए, डिस्टिंग्विश बिटवीन डाइलेक्ट्रिक एंड कंडक्टर, डिफरेंस बताना है डाइलेक्ट्रिक्स और कंडक्टर्स के बीच में। कंडक्टर्स वो मटेरियल्स होते हैं जो अपने अंदर से चार्जेस को इजीली फ्लो होने देते हैं, इसीलिए हम सारे मेटल्स को कंडक्टर बोलते हैं, क्योंकि मेटल्स इजीली फ्लो करने देते हैं इलेक्ट्रॉन्स को। जबकि डाइलेक्ट्रिक्स वो मटेरियल होते हैं जो चार्जेस को इजीली अपने अंदर से फ्लो नहीं होने देते। अमूमन नॉर्मली हम इनको इंसुलेटर्स भी बोल देते हैं। ठीक है, ये उनकी डेफिनेशन है। एक कंडक्टर है, एक इंसुलेटर है। ये 6ठी-7वीं कक्षा में इसकी अंतर पूछे जाते हैं, परंतु 12th क्लास में ये डायरेक्टली नहीं पूछ रहे हैं। इंसुलेटर को डाइलेक्ट्रिक बोल के पूछ रहे हैं, तो वो इंसुलेटर है और ये कंडक्टर है। ठीक है, चार्जेस को फ्लो होने देता है, दूसरा चार्जेस को फ्लो नहीं होने देता। डिफाइन द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यानी के, इसको डिफाइन करो, या एप्सिलॉन आर इसको डिफाइन करो, ये दोनों सेम चीज है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या एप्सिलॉन आर इसको डिफाइन करो, तो आप क्या बोलोगे? इट द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ द मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ द वैक्यूम। परमिटिविटी ऑफ द मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ द वैक्यूम। परमिटिविटी ऑफ द मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। ठीक है, इसी को ये भी बोल देते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो आप क्या बोलोगे? इट इज द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ द मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ द वैक्यूम। इट इज unitless and dimensionless quantity represented by epsilon r और k, कैपिटल K। आइए देखिए 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 देखिए, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अगला पांचवा सवाल। A metal plate is introduced between the plates of charged parallel plate capacitor. What is the effect on the capacitance of the capacitor? बहुत बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन 1 नंबर में आपसे पूछ लिया गया। ये आपका जेईई मेंस और नीट में भी पूछा जा चुका है। क्या है साहब कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो है हमारे पास, उसमें एक मेटल की पतली सी प्लेट डाल दी है बीच में, मेटल की पतली सी प्लेट। तो इस प्लेट को डालने से, ये प्लेट है और ये कैपेसिटर है, कैपेसिटर की प्लेट्स हैं और ये चार्ज्ड है। प्लेट को डालने से उसकी कैपेसिटेंस में क्या फर्क पड़ेगा साहब, ये आपको बताना है। प्लेट क्योंकि उसकी थिकनेस नहीं दी गई है, तो हम प्लेट की थिकनेस नेग्लिजिबल मानेंगे, क्योंकि प्लेट एक पतली लेयर को बोलते हैं। ठीक है, स्लैब अगर बोलते, स्लैब होती है चौड़ी पट्टी, तो स्लैब की वो थिकनेस फिर देते हैं। तो एक मेटल की पतली सी प्लेट है, तो इसके कैपेसिटर में क्या फर्क पड़ेगा? पहले आप लोग इसको सोचिए और इसका जवाब देने का प्रयास करें। क्योंकि इसकी नेग्लिजिबल थिकनेस है तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वैसे मेटल का फर्क पड़ता है, नेग्लिजिबल थिकनेस है इसलिए कोई भी फर्क कैपेसिटेंस में नहीं पड़ेगा। मैं आपको ये पूरा एक्सप्लेन करूंगा तभी आगे बढ़ूंगा। ठीक है, क्योंकि आगे के क्वेश्चंस आसान हैं। अगर हम वही क्वेश्चन केवल पढ़ेंगे तो हम केवल सीबीएसई की आंख मूंद की तैयारी कर रहे हैं। उसके हम आस पास इर्द गिर्द के कॉन्सेप्ट भी लपेटते रहें, वो ज्यादा अच्छा है। ये नेग्लिजिबल थिकनेस की माने तो ये हो जाएगा, मान ले हमने बीच में डाली है, तो ये d/2 और ये d/2। आपको अंदाजा होगा कि अगर एक तरफ प्लस है तो एक तरफ माइनस इंड्यूस हो जाएगा और दूसरी तरफ प्लस इंड्यूस हो जाएगा इस प्लेट में। और इस तरह अब ये एक नहीं, ये 2 कैपेसिटर बन गए हैं, प्लस माइनस, ये 2 कैपेसिटर्स बन चुके हैं जो कि सीरीज में लगे हुए हैं, है ना। इस तरह हम इसको तोड़ सकते हैं 2 कैपेसिटर्स में। ये d/2 सेपरेशन का है, ये d/2 सेपरेशन का है, ये माइनस प्लेट है और ये प्लस वाली प्लेट है। ठीक है, और ये प्लस वाली प्लेट है, ये माइनस वाली। तो एक कैपेसिटर ऊपर, एक कैपेसिटर नीचे, एक कैपेसिटर ऊपर, एक कैपेसिटर नीचे, ऐसे हम 2 कैपेसिटर्स में इसको बांट सकते हैं। आइए देखिए, ऊपर वाले कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, a epsilon naught upon d/2, नीचे वाले क्या हो जाएगा, a epsilon naught upon d/2। और ओरिजिनली पूरे का था a epsilon naught upon d, जो कि मैं यहां पे लिख दूं c ओरिजिनल a epsilon naught upon d। आप देखिए, क्योंकि ये सीरीज में कनेक्टेड है दोनों कैपेसिटर, तो हम नेट कैपेसिटेंस कैसे निकालेंगे, 1/c टोटल हो जाएगा 1/a epsilon naught upon d/2 प्लस 1/a epsilon naught upon d/2, वो ऊपर पहुंच जाएगा, तो 1/c टोटल हो जाएगा। आपकी कॉपी में ये क्वेश्चन अगर पहुंच गया तो मजा आ जाएगा।
ए एप्सिलॉन नॉट डी बाई टू एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा 2 इंटू डी बाई टू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 कटा, 1 अपॉन सी टोटल हो जाएगा डी अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, तो सी टोटल हो जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, जो कि हमारे ओरिजिनल कैपेसिटेंस के बराबर है। यानी प्लेट डालने से कुछ फर्क नहीं पड़ा, प्लेट की एक तरफ निगेटिव और एक तरफ प्लस इंड्यूस हो गया, जो कि दो कैपेसिटर्स बन गए हैं सीरीज में। हमने दोनों का कैपेसिटेंस लिखा ए एप्सिलॉन नॉट डी बाई टू, ए एप्सिलॉन नॉट डी बाई टू, सीरीज में है तो इस प्रकार से सॉल्व किया और फाइनली हमें नेट टोटल वाला कैपेसिटेंस मिल गया। हम इसको डायरेक्टली भी बोल सकते थे, क्योंकि एक नंबर का है तो ये पूरा करके नहीं दिखाना था। ऐसा सोचना आपके लिए हो सकता है अभी मुश्किल हो कि यार मैं क्यों नहीं सोच पाया, लेकिन मैं इसलिए सोच लिया, मैं पिछले 7 सालों से इसको सॉल्व करा रहा हूँ इसी क्वेश्चन को, क्योंकि ये बहुत बार पूछा जा चुका है। कैपेसिटर के बीच में एक नेग्लेजिबल थिकनेस की प्लेट डालने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो थिकनेस नेग्लेजिबल है, इसलिए उसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आप इस बात से कतई दुखी ना हो कि आपको ये क्यों नहीं समझ आया कि इस तरह से हम इसको प्रूव भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर इसकी थिकनेस थोड़ी ज्यादा होती तो क्या होता? अगर इसकी थिकनेस थोड़ी सी ज्यादा होती, लाइक दिस, थिकनेस t, तो बचा d माइनस टी, है ना, बची हुई डिस्टेंस क्या हो जाएगी d माइनस टी, ध्यान रखना है ये d माइनस टी। बच्चों मेटल का है तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा 0, तो कैपेसिटेंस कैसे निकालेंगे? कैपेसिटेंस निकालेंगे q अपॉन v से, v निकालो, v इज इक्वल टू e इंटू डी होता है। यहां बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो तो रहेगा, लेकिन मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है, इसके इधर इंडक्शन होने के कारण से अंदर 0 हो जाता है। तो ई नॉट जो ओरिजिनल है इंटू डी माइनस टी, वो डी माइनस टी में है, प्लस 0 इंटू टी, 0 इलेक्ट्रिक फील्ड टी थिकनेस पे है। आपको याद आ गया होगा डाइलेक्ट्रिक स्लैब में भी हमने इसी तरह से पोटेंशियल निकाला था, है ना, E इंटू टी किया था, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक स्लैब के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड E होता है। कॉपी अंदर रखिए, अपने पास सामने रखिए, तो आपको पता चल जाएगा कि क्या इफेक्ट पड़ेगा, है ना, बिल्कुल। तो आइए देखिए, तो आंसर क्या आता है, ई नॉट डी माइनस टी, धर दीजिए यहां पर, ई नॉट डी माइनस टी। ई नॉट की वैल्यू क्या होगी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जो कि प्लेट्स के बीच में होता है। हमने फर्स्ट चैप्टर में इसको डेराइव किया था, बीच में इधर इधर तीनों जगह, इधर इधर तो 0 होता है, बीच में दोनों जुड़ जाते हैं, और यहाँ पे d माइनस टी, एप्सिलॉन की जगह चार्ज अपॉन एरिया, एरिया कट गया, c की वैल्यू आ गई a एप्सिलॉन नॉट अपॉन d माइनस टी। दिस इज द आंसर। अगर t थिकनेस की स्लैब आप मेटल की डालोगे तो कैपेसिटेंस ये हो जाएगा। पुट t इज 0, थिकनेस नेग्लिजिबल, पुट t इज 0, तो आंसर आ गया a एप्सिलॉन नॉट अपॉन d, यानी ओरिजिनल कैपेसिटेंस। इस पर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो इतना कठिन आपसे नहीं पूछा जाएगा, आपसे बस नॉर्मली पूछ लिया जाएगा कि अगर नेग्लिजिबल थिकनेस की हम प्लेट डालें तो कैपेसिटर की कैपेसिटेंस पे क्या फर्क पड़ेगा, जो कि मैंने पीछे प्रूव किया हुआ है, उसी तरह से आपको प्रूव करना है। ठीक है, चलिए, आप चाहें तो इस तरह से t की वैल्यू 0 रख के प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि फिजिक्स है, इसको हम कई तरह से एक चीज को समझ सकते हैं। एक और तरीका आपके सामने मैं पेश कर रहा हूं। मान लेते हैं कि स्लैब डाइलेक्ट्रिक है, तो कैपेसिटेंस हो जाएगा a एप्सिलॉन नॉट अपॉन d माइनस टी प्लस टी अपॉन के। आपको याद होगा ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब का डेरिवेशन था। और पुट k बराबर इनफाइनाइट, क्योंकि ये मेटल है, मेटल में k की वैल्यू क्या होती है, इनफाइनाइट। ये डाइलेक्ट्रिक के लिए था, तो k की वैल्यू इनफाइनाइट रखोगे तो आंसर आएगा a एप्सिलॉन नॉट अपॉन d माइनस टी। अगर आपके पास मेटेलिक स्लैब है तो k की वैल्यू इनफाइनाइट रखते हैं, डायरेक्ट आंसर ये आता है। टी थिकनेस की मेटेलिक स्लैब से कैपेसिटेंस पर ये फर्क पड़ेगा। ठीक है साहब, तो इस तरह हम 2-3 तरीके से एक चीज को समझ सकते हैं, अगर चीज का ज्ञान ठीक ठाक से हम अर्जित कर रहे हैं तो। बच्चों हेडफोन जरूर लगाइए, चाहे आप 2 सवाल सीखें, उसमें हमें कोई परेशानी नहीं आएगी पढ़ाने में कि आज हम 2 ही पढ़ा पाए। अगर आप ये सोच रहे हो कि केवल 2 ही पढ़े तो ये गलत बात है। 2 सवालों से भी हम कम से कम 10 कॉन्सेप्ट सीख सकते हैं, जो हम हो सकता है 20 सवाल लगा के भी ना सीख पाए। एक ही तरह के 20 सवाल लगा के हम कुछ नहीं सीख सकते। आइए देखिए,
अगला सवाल है, 2 नंबर के सवाल पे आ गए हैं। कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस एंड एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर C2। एक कॉम्बिनेशन बना हुआ है, 2015 का सवाल है ये। 3 कैपेसिटर हैं और ये अर्थ कर दिया गया है और ये बोला गया है ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है। कैलकुलेट क्या? पोटेंशियल डिफरेंस एंड एनर्जी स्टोर्ड इन C2। पोटेंशियल डिफरेंस इस प्लेट्स के बीच में एंड एनर्जी स्टोर्ड इन C2। गिवन दैट पोटेंशियल एट A इज 90 वोल्ट, पॉइंट A का पोटेंशियल 90 वोल्ट है और B पॉइंट को अर्थ कर दिया गया है, अच्छी बात है। C1 20 माइक्रोफैराड है, 20 माइक्रो, ये 30 माइक्रो है, 30 माइक्रो, और ये 15 माइक्रो है, 15 माइक्रो। तो आपको ये सवाल याद आ गया होगा, हम लोग इससे पहले भी निपट चुके हैं। अगर पॉइंट A 90 वोल्ट का है, पॉइंट B जीरो पोटेंशियल पे हमने अर्थ कर दिया है, यानी वो जीरो पोटेंशियल का हो गया है, तो A और B के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? 90, और जीरो का मतलब 90। तो हम एक बैटरी लगाएंगे जिसका वोल्टेज होगा 90 वोल्ट। इस तरह हम एक कॉम्प्लिकेटेड अर्थिंग वाले सर्किट को इस तरह हम कन्वर्ट कर लेंगे और अब ये हमारे लिए बहुत आसान है। देखिए जरा, सबसे पहले आप टोटल कैपेसिटेंस निकालें, वो तो आंख मूंद के निकालना पड़ता है बिना सोचे समझे। 1/20, 1/30 प्लस 1/15, ये सीरीज कॉम्बिनेशन है। 60 आ गया, 20 3 60, 30 दूनी 60, 15 दूनी 30, 60। सी टोटल हो जाएगा 3 2 5 4 9/60, यानी सी टोटल हो गया 60/9 माइक्रोफैराड, 60/9 माइक्रोफैराड। देख लीजिए, सी टोटल आ गया है। अब हमें निकालना पड़ेगा कि बैटरी ने कितना चार्ज डिलीवर किया। ये दो चीजें आपको आंख बंद करके निकालनी होती हैं। बैटरी ने कितना चार्ज डिलीवर किया, यानी क्यू टोटल, टोटल चार्ज, जो कि होगा CV, सी टोटल V टोटल। सी आया है 90/6, 90/6 ही था ना, यानी मैं भूल गया शायद, क्या आया था मैं भूल गया। 3 2 5 4 9, 9/60, यानी 60/9, 60/9 आया था। इतनी जल्दी में भूल गया। V कितना है टोटल? 90, 9 से ये गया, आंसर आ गया 600 माइक्रोकूलम, है ना, क्योंकि यहाँ पे माइक्रो भी होगा। 600 माइक्रोकूलम चार्ज इस बैटरी ने निकाला, और वो 600 माइक्रो 600 माइक्रो 600 माइक्रो तीनों में गया, क्योंकि तीनों किससे थे? एक के पीछे एक लगे हुए कैपेसिटर्स हैं, सीरीज में हैं। यानी इसके अंदर चार्ज भी 600 गया, इसके अंदर चार्ज भी 600, इसके अंदर चार्ज भी 600। इस पर फोकस करते हैं क्योंकि सवाल इसी का है। V V2 = C2/Q2। एक ही फॉर्मूला है, Q = CV, तो V क्या हो जाएगा? Q = CV, तो V = Q/C, V = Q/C, Q2/C2। मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा था कि मैंने शायद उल्टा लिख दिया। चार्ज कितना गया इसमें? अभी निकाला था मैंने, क्या आया था चार्ज? अरे भूल रहा हूं बहुत सारी चीजें। ये आया था 60/9 CV, 600 माइक्रोकूलम, 600 माइक्रोकूलम आया था चार्ज। तो 600 माइक्रो चार्ज था और C की वैल्यू है 30 माइक्रो, से माइक्रो से माइक्रो गया, इसका कैपेसिटेंस की वैल्यू 0 से 0 गया, 30 दूनी 60, 20 वोल्ट। कितना हो गया पोटेंशियल डिफरेंस? 20 वोल्ट। आप ध्यान रखिए, शायद मैंने चार्ज की वैल्यू ठीक रखी है, कहीं मैं भूल ना गया हूं। 20 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है इसका। अच्छा साहब, जरा एनर्जी भी बता देना। हमको तीनों चीजें पता है, इसका V पता है, इसका C पता है, इसका Q पता। हम किस फॉर्मूले से एनर्जी बताएं? आप बताइए। हमारे पास 3 फॉर्मूले हैं, एनर्जी हम तीनों से निकाल के देख सकते हैं। 1/2 Q²/C, हाफ CV², 1/2 QV। तीनों से आप एनर्जी निकाल के देखिए, सही और एक ही आएगी। तो 1/2 Q²/C E2 अभी आ जाता है एनर्जी, E2 हाफ। चार्ज कितना था? 600 माइक्रो, उसका स्क्वायर/C कितना है? 30 माइक्रो। तो आंसर आएगा बच्चों हाफ 3600, और 10⁻⁻6 है, तो उसका 10⁻⁻12 हो जाएगा, 10⁻⁻12/30 माइक्रो। तो ये 0 से 0 जाएगा, ये जाएगा, ये जाएगा। आप काट कूट के सॉल्व कर सकते हैं, आंसर जूल में आएगा क्योंकि ये एनर्जी है।
ठीक है, चलिए, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के लिहाज से। पहली बार सीबीएसई ने इसको 2015 में पूछा, और जो बच्चे 2015 में इसको देखे होंगे थोड़ा मुश्किलात होगी उनको, क्योंकि उससे पहले ना ये कभी किसी सैंपल पेपर में था, ना ये किसी बुक में था। तो नया क्वेश्चन अगर एक भी आ जाए, तो 2015 का पेपर में तो 3-4 क्वेश्चन नए थे, इसीलिए 2015 का जो पेपर माना जाता है वो अपने आप में काफ़ी अच्छे लेवल का माना जाता है, मैथमेटिक्स का भी, फिजिक्स का भी। और तब के बाद सीबीएसई कोई नया क्वेश्चन नहीं पूछी है, सारे वही रिपीटेड क्वेश्चंस आते रहते हैं। कई बच्चे तो ये कहते हैं कि पेपर बोर्ड का दे रहे थे, लगता था कि चैप्टर वाइज को सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि इतनी बार चैप्टर वाइज सॉल्व करके जाते हैं तो उन्हें याद आ जाता है ये सारे चैप्टर वाइज के सवाल हैं, तो लग रहा था कि चैप्टर वाइज कर रहे हैं, कोई नया काम नहीं कर रहे हैं। और यही कारण है उनके कॉन्फिडेंस का, और तभी तो वो आके कहते हैं कि यार 98 आ सकते हैं। ये तो कॉन्फिडेंस से ही हो सकता है, 98, 99, 100, मैं तो 100 भी बोल सकता हूँ। तो इसके लिए आपको कॉन्फिडेंस चाहिए, आपको आपका लक भी चाहिए, और आप हार्ड वर्क करेंगे तभी आपका लक आपके साथ रहेगा, है ना। चलिए, वेरी गुड। 7वां सवाल, ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C, ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C, डायग्राम बहुत अच्छा लगता है मुझे बनाने में। इज चार्ज टू पोटेंशियल V, इज चार्ज टू पोटेंशियल V, इट इज देन कनेक्टेड टू, उसको चार्ज करने के बाद उसको कनेक्ट कर रहे हैं किससे, अनचार्ज कैपेसिटर हैविंग सेम कैपेसिटेंस। मैं इसको यहां से मिटा दूं क्योंकि मैंने कभी भी इधर नहीं बनाया, ये इस कॉर्नर में ही हमेशा बनाता हूं। कैपेसिटेंस C, पोटेंशियल V, इट इज देन कनेक्टेड टू अनचार्ज कैपेसिटर, सेम कैपेसिटर, अनचार्ज होने के कारण इसका पोटेंशियल 0 हो जाएगा, 0 वोल्ट। फाइंड आउट द रेशियो ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन द कॉम्बिनेशन कंबाइंड सिस्टम टू द स्टोर्ड एनर्जी इनिशियली इन द सिंगल कैपेसिटर। आपने जो भी काम अभी तक किया था वही आपको करना है, लेकिन न्यूमेरिकल नहीं है, वेरिएबल्स के टर्म्स में आपको करना है। इसमें एनर्जी बताइए कितनी है, हाफ CV², उसकी एनर्जी कितनी है, 0, तो इनिशियली एनर्जी कितनी हो गई, हाफ CV², ये हो गई इनिशियल एनर्जी, याद रखना है इसको, ठीक है। फाइनली एनर्जी क्या हो जाएगी, सबसे पहले हम कॉमन पोटेंशियल निकाल लें कि कॉमन पोटेंशियल क्या होगा। चार्ज इधर से इधर फ्लो करेगा, तो जब तक कॉमन पोटेंशियल नहीं आ जाता तब तक फ्लो करता रहता है। कॉमन पोटेंशियल हो जाएगा C1 V1 C2 V2 अपॉन C1 और C2 आइडेंटिकल है दोनों, इसलिए CC लिखा, CV अपॉन 2C कट गया, आंसर V/2, यानी इसका पोटेंशियल V/2 हो जाएगा और इसका पोटेंशियल भी V/2 हो जाएगा, तब जाके एक स्टेडी स्टेट हमको मिलेगी। नाउ इसकी एनर्जी बताइए कितनी हो गई, हाफ CV², आंसर आ गया हाफ CV² अपॉन 4। इसकी एनर्जी भी आ जाएगी हाफ CV² अपॉन 4, दोनों को आप जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/4 1/4 जोड़ के आधा हो जाता है ना, तो ये हो जाएगा हाफ टाइम्स हाफ CV²। ठीक है, आप जोड़ के देखिए यही आंसर आएगा, क्योंकि मैंने क्या कर लिया, हाफ CV² तो यहां भी लिखा था, हाफ CV² यहां भी लिखा था, 1/4 जुड़ के 1/2 हो जाता है, 1/2 ऑफ हाफ CV²। ठीक है, अब आप रेशियो निकाल दीजिए फाइनल और इनिशियल का, इनिशियल एनर्जी अपॉन फाइनल एनर्जी। इनिशियली हाफ CV² थी, फाइनली 1/4 हाफ CV² है, 1 कट गया, ये लकड़ी कटी, C कटा, V कटा, 2 कटा, सब कट गया, बचा 2:1। This is the ratio of energy stored initially to the finally in this system. Finally एनर्जी कम है, फाइनल 1 इनिशियल 2:1, क्योंकि बहुत सारी एनर्जी चार्ज के फ्लो होते समय वेस्ट हो गई। उम्मीद है आपको ये सवाल नया नहीं लगा होगा, क्योंकि ये नया नहीं था, बस वेरिएबल्स के टर्म्स में था, तो आप इसको उड़ा सकते हैं बड़े आराम से। अगला सवाल, अगला सवाल है, टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस C1 C2। मैं डायग्राम बना दूं जिससे कि आप ढूंढ लें अपनी किताब में भी इसे। C1 ये है, C2 ये है, और यहां पे की लगा हुआ है K।
ये V वोल्ट। देखिए बहुत आसान होगा, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। एक छोटा सा नेटवर्क, छोटा सा सर्किट है जिसमें ये की लगा हुआ है। ये खूंटा जब आप उखाड़ देंगे तो ये सर्किट बंद हो जाएगा, बैटरी का चार्ज जाना बंद हो जाएगा। टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स ऑफ C1 C2 सच दैट C1 इज इक्वल टू 2C2। यहां मैं लिख दूं C1 इज इक्वल टू 2C2, मतलब C1 जो है वो दुगना है ना। इसको मैं लिख सकता हूं 2C और इसको मैं लिख सकता हूं C। सही है, C1 जो है वो इससे दुगना है, सिंपल। आर कनेक्टेड अक्रॉस ए, मैं इसके पास आके इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आवाज थोड़ी क्लियर हो। आर कनेक्टेड अक्रॉस ए बैटरी ऑफ V वोल्ट एज शोन इन द फिगर। इनिशियली द की K इज क्लोज। इनिशियली की को हमने क्लोज किया, जब क्लोज कर देंगे तो कैपेसिटर दोनों के दोनों कैसे हो जाएंगे, चार्ज हो जाएंगे। यानी प्लस चार्ज इधर पहुंच गया, माइनस इधर, प्लस इधर, माइनस इधर, दोनों कैपेसिटर चार्ज हो गए अपनी अपनी क्षमता के अनुसार। ठीक है, इसकी क्षमता कम है। इनिशियली द की K इज क्लोज टू फुली चार्ज द कैपेसिटर्स। किसके लिए, टू फुली चार्ज द कैपेसिटर। द की इज नाउ थ्रोन ओपन। की को ऐसे करके बाहर कर दिया, थ्रोन ओपन, एंड डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ कांस्टेंट K इज इंसर्टेड इन द टू कैपेसिटर्स कंप्लीटली। एंड डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्टेड इन द टू कैपेसिटर्स कंप्लीटली। अब आपको अपना दिमाग लगाना है। फाइंड द रेशियो ऑफ नेट कैपेसिटेंस एंड एनर्जी स्टोर्ड इन द कॉम्बिनेशन बिफोर एंड आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ द डाइलेक्ट्रिक स्लैब। डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालने से पहले कैपेसिटेंस और डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालने के बाद कैपेसिटेंस का क्या रेशियो रहेगा और एनर्जी का भी क्या रेशियो रहेगा। तो पहले मैं कैपेसिटर की बात करूं, पहले यानी बिफोर पुटिंग स्लैब। चूंकि ये दोनों पैरेलल में थे स्लैब डालने से पहले, तो C टोटल हो जाएगा सिस्टम का 2C प्लस C 3C। पूरे सिस्टम का कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, 3C। स्लैब डालने के बाद आफ्टर पुटिंग स्लैब, देखना कितना आसान है। हम लोग क्या करते हैं ना कि सवाल देख के डर जाते हैं, और ये केवल आपके साथ नहीं होता, हमारे साथ भी होता है। जब कोई नया क्वेश्चन आता है तो थोड़ा सा लगता है कि सोचते हैं क्या होता है, फिर जब सोचते हैं तो नए नए आइडियाज आते हैं, और जब नए आइडियाज आते हैं तो सवाल सॉल्व हो जाता है, कुछ नहीं होता उसमें। आफ्टर पुटिंग स्लैब, बच्चों आप स्लैब को डाल दोगे तो ये हो जाएगा K टाइम्स, ये भी हो जाएगा K टाइम्स, तो नेट कैपेसिटेंस हो जाएगा K2C प्लस KC, है ना, दोनों जुड़ जाएंगे KC और K2C, तो आंसर आ जाएगा 3KC। 3C था तो K टाइम्स हो गया K इंटू 3C, ऐसे लिखना अच्छा लगेगा, K टाइम्स। सही है ना, ये भी K टाइम्स, ये भी K टाइम्स, तो जोड़ोगे तो K टाइम्स। रेशियो, क्योंकि रेशियो निकालना है बिफोर और आफ्टर का, क्या लिखा गया है किसके साथ। फाइंड द रेशियो ऑफ नेट कैपेसिटेंस एंड एनर्जी स्टोर्ड इन द कॉम्बिनेशन बिफोर एंड आफ्टर। ऊपर बिफोर, नीचे आफ्टर। C टोटल बिफोर एंड C टोटल आफ्टर क्या हो जाएगा, पहले क्या था 3C, बाद में क्या था K इंटू 3C, कट गया, 1 रेशियो K इज द आंसर। 1 रेशियो K इज द आंसर। ठीक है जी, बढ़िया। एनर्जी की भी बात कर ले क्या, कैपेसिटेंस का रेशियो तो आप लोगों ने निकाल लिया, क्या एनर्जी की भी बात की जाए, एनर्जी पे क्या फर्क पड़ेगा। थोड़ा सा मैं पहले बेसिक्स पे आता हूं, मैं कॉन्सेप्ट पे आता हूं, बाद में इस सवाल पे आऊंगा एनर्जी पे। स्लैब डालने से डाइलेक्ट्रिक की आप ये तो जानते हैं कि कैपेसिटर्स के टाइम हो जाता है, कैपेसिटेंस के टाइम हो जाता है, और शायद आप ये भी जानते हैं कि अगर कैपेसिटेंस के टाइम हो जाएगा, चार्ज स्टोर करने की क्षमता अगर के गुनी हो गई है, के टाइम्स हो गई है, तो के टाइम्स चार्ज भी हो जाएगा। अगर बैटरी से कनेक्टेड है तो बैटरी ही तो चार्ज देगी, जैसे ही हमने क्षमता बढ़ा दी और बैटरी कनेक्टेड है तो चार्ज भी के गुना हो जाएगा, के टाइम्स हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं चार्ज को समझाने का प्रयास करूं, जैसे कि ये कैपेसिटर है और इसमें हमने डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दी के बराबर 3, तो कैपेसिटेंस 3 गुना हो जाएगा, परंतु चार्ज जितना इनिशियली था उतना ही रहेगा, क्योंकि हमने
क्षमता तो बढ़ा दी है कैपेसिटर को स्टोर करने की, चार्ज को स्टोर करने की, परंतु चार्ज कहां से आएगा? बैटरी तो है ही नहीं, तो चार्ज कांस्टेंट रहेगा जो पहले था। लेकिन अगर हमने इसी सवाल में बैटरी भी कनेक्ट रखी और बैटरी के कनेक्शन के समय आपने k बराबर 3 डाल दिया, तो हम ये कहेंगे कि कैपेसिटेंस तो 3 गुना होगा ही होगा, चार्ज भी 3 गुना स्टोर हो जाएगा, क्योंकि उसकी क्षमता बढ़ गई है और सोर्स भी मौजूद है। ठीक है, तो 3 गुना एक्स्ट्रा चार्ज भी थोड़ा सा इस बैटरी से आ जाएगा। अच्छी बात है। और क्या क्या फर्क पड़ेगा स्लैब डालने से? और क्या क्या फर्क पड़ता है? क्या आपको यह बात पता है कि स्लैब डालने से, डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालने से अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस हो जाते हैं? क्योंकि आपने ये बात पहले भी पढ़ी है, जब हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालते हैं ना, तो बाहर E नॉट होता है ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड, अंदर माइनस 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 प्लस 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 प्लस, ये प्लस वाली प्लेट है, ये माइनस वाली प्लेट, अंदर एक पोलराइजेशन के कारण E नॉट को कम कर देता है EP, तो नेट आता है E नॉट माइनस EP, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाता है। ये आपने थ्योरी में पढ़ा था, E नॉट इधर है लेकिन स्लैब के अंदर एक EP इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन भी आ जाता है, जिस कारण से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाता है स्लैब के अंदर। तो स्लैब डालते ही इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस हो जाएगा और उसकी वैल्यू हो जाएगी E इज इक्वल टू E नॉट अपॉन K, ये भी हम बोल सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या फर्क पड़ता है? डिक्रीजेस। जब वो कैपेसिटर बैटरी से कनेक्ट नहीं होता है तब। आपको ये भी थोड़ा ध्यान रखना है कि बैटरी से कनेक्ट होगा तो क्या होगा, तो आंसर है इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बच्चों डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालने से स्लैब की पोलराइजेशन हो गई होगी और पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड को कम कर देता है, परंतु बैटरी कनेक्टेड है तो एक्स्ट्रा चार्ज आके उस इलेक्ट्रिक फील्ड को मेंटेन करेगा। दोबारा से जैसे ही कम होगा दोबारा से उसको मेंटेन कर देगा, क्योंकि बैटरी कनेक्टेड है, एक्स्ट्रा चार्ज भी आएगा, है ना। अभी मैंने बताया था कैपेसिटेंस बढ़ जाता है K टाइम्स, तो एक्स्ट्रा चार्ज आ जाता है अगर बैटरी कनेक्टेड हो, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड को मेंटेन करा देता है। तो इस वाले केस में हम लिखेंगे E बराबर E नॉट, कुछ परिवर्तन नहीं होगा इलेक्ट्रिक फील्ड में। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल बातें हैं जो बच्चों को अक्सर नहीं पता रहती हैं और वो गलत हो जाता है सब कुछ। वो दिमाग लगा के ये तो पता कर लेते हैं कि पोलराइजेशन के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगा, लेकिन जब बैटरी नहीं कनेक्ट होगी तभी तक ये सही है। बैटरी कनेक्ट होगी तो वो एक्स्ट्रा चार्ज आके उस इलेक्ट्रिक फील्ड को दोबारा मेंटेन कर देगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कम होके तुरंत दोबारा से मैनेज हो जाएगा, दोबारा हो जाएगा बड़ा। ठीक है, ये सब बताना इसलिए आवश्यक है क्योंकि केवल अधूरा ज्ञान नहीं होना चाहिए कि हमको ये पता है स्लैब डालने से कैपेसिटेंस K टाइम्स हो जाता है, चार्ज कैसे चेंज होता है। कनेक्टेड है बैटरी तो चार्ज K गुना हो जाएगा, बैटरी डिसकनेक्टेड है, कैपेसिटर से कनेक्ट नहीं है, तो चार्ज में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या परिवर्तन आएगा? स्लैब डालेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस हो जाएंगे ड्यू टू पोलराइजेशन, परंतु अगर बैटरी कनेक्टेड है तो एक्स्ट्रा चार्ज आके उन इलेक्ट्रिक फील्ड को दोबारा से मेंटेन कर देगा। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास में आई थिंक इतना काफी है, पर्याप्त है। जितने भी सवाल हम लगवाते जा रहे हैं आप उनको कोई रफ रजिस्टर या कहीं भी जरूर लगाते जाएं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम सिलेबस तो पढ़ रहे हैं लेकिन चैप्टर वाइज जब लगवाते हैं तब आप सीरियस ना हो, ये बड़ा ही घातक हो जाएगा। और साल के अंत में जो मेरा विश्वास होता है कि मेरा बच्चा 95 से नीचे नहीं आएगा, तो वो टूट जाएगा भरोसा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप पढ़ रहे हैं, चैप्टर वाइज को भी मेरे साथ साथ लगवा रहे हैं। यकीन मानिए आपके किसी भी दोस्त को चैप्टर वाइज नहीं लगवाई जा रही होगी, ये मेरा 100% वादा है, भरोसा भी है, क्योंकि इस शहर में कोई लगवाता नहीं है। सिलेबस के साथ साथ चैप्टर वाइज कोई नहीं लगवाता, बाद में छुट्टी कर देते हैं कि मैंने तो ठेका लिया था सिलेबस कराने का, बोर्ड्स की तैयारी बच्चे खुद करें। चैप्टर वाइज के कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो टीचर्स बताएंगे तभी बच्चे कर पाएंगे, अन्यथा बच्चे नहीं कर पाएंगे। तो आपको हेल्प दी जा रही है, आप उसका पूर्ण फायदा उठाएं, हल्के में ना लें,
इस चैप्टर वाइज को, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। ठीक है, जितने भी टॉपर्स ने जितना भी आपको बताया है, जितने भी वीडियोज हैं, उन सभी ने चैप्टर वाइज का नाम लिया होगा, क्योंकि वो लोग पेपर दे चुके हैं, उनको पता है कि इसके अलावा कुछ और है ही नहीं। लेकिन ये तभी सॉल्व होती है जब आपकी थ्योरी बहुत अच्छी हो, या आप मेरी क्लास में बैठे हो। ये हो गया है ना। चलिए, तो आज की क्लास में इतना ही। जो लोगों ने अपनी फीस वगैरह सबमिट नहीं की है वो कर दें, रोज रोज बोलना अच्छा नहीं लगता है। ओके, ख्याल रखें अपना। थैंक यू।